नमस्कार, हेलो ऑल सभी को। हमारे चैनल नीव द फाउंडेशन में मैं विवेक आप सबका वेलकम करता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम फाउंडेशनल कोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, वो चीज़ जो सभी फ्यूचर के पढ़ाई के लिए, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए, इवन इफ स्कूल की पढ़ाई के लिए जो इम्पोर्टेंट है, हम इस चैनल के थ्रू उन सबको एक-एक कोर्स वाइज़ कंप्लीट करेंगे और ये ट्राई करेंगे कि सभी बच्चों का फाउंडेशन स्ट्रांग हो, क्योंकि अगर फाउंडेशन स्ट्रांग होगा देन ऑब्वियसली वो फ्यूचर में सक्सीड होंगे। ओके, तो हमारा जो पहला हम जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्लास 10th की सोशल स्टडीज़ की कोर्स, जिसमें कि हमने पहले हिस्ट्री को सिलेक्ट किया है और हमारे हिस्ट्री के जो पहला चैप्टर है वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आई होप कि सभी को हिस्ट्री पसंद आता होगा और अगर नहीं आता है तो डरने की कोई बात नहीं है। इस वीडियो के बाद आपको हिस्ट्री भी पसंद आने लगेगा, यू विल लाइक हिस्ट्री एंड यू विल एंजॉय इट। तो हम स्टार्ट करते हैं, स्टोरी स्टार्ट होती है अब। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप हिस्ट्री को एज अ स्टोरी समझेंगे, आप इंजॉय करेंगे, आप अपने दिमाग को ओपन रखेंगे, हिस्ट्री को आप अपना दोस्त बना पाएंगे, आप उससे फ्रेंडशिप हो जाएगी, हिस्ट्री से आप डरेंगे नहीं। तो इसलिए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री को अप्रोच करने का एक नया तरीका मैं आप लोगों को बताऊँगा, यू विल एंजॉय इट, आई एम श्योर। सो आप इसके फ्रंट पेज में देख सकते हैं द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसके फ्रंट पेज में आप ये देख सकते हैं कि चैप्टर स्टार्ट होती है विद अ पेंटिंग मेड बाय फ्रेडरिक शोरियो। ये इंपॉर्टेंट वैसे तो नहीं है फर्स्ट एग्जाम्स के लिए, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न। ओके, तो आप फिर भी जो बुक में दिया हुआ है तो हमको थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी रखनी है, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फ्रेडरिक शोरियो ने एक पेंटिंग की सीरीज़ बनाई थी, 4 पेंटिंग्स की। ऑब्वियसली उनमें से हम जो देख रहे हैं वो एक ये फर्स्ट पेंटिंग है जिसमें उन्होंने अपनी एक ड्रीम को फुलफिल करने की कोशिश की है, मतलब पेंटिंग के थ्रू। उनकी ये यूटोपियन विज़न थी, एक इस तरह की सोच थी जिसका पॉसिबल होना बहुत ही मुश्किल था, उसे यूटोपियन विज़न कहते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर राइट साइड में चैप्टर के उसके मीनिंग्स देख सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है, बट 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको मिल सकते हैं कि पेंटिंग इज मेड बाय विच पेंटर, नाम उसके आ सकती है। सो इतना इम्पोर्टेंट है और हम आपके मार्क के लिए ही हम पढ़ाई कर रहे हैं पहली बात। सो इसलिए जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारा पहला प्रायोरिटी तो वही होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बच्चे इसे यूपीएससी या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी देख रहे होंगे। सो मैं ओवरऑल हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ इसे पढ़ाऊँगा, जिससे कि सभी के लिए ही क्लियर होगा, टेंशन की बात नहीं। सो इसमें ये कहा गया है कि जो दुनिया के प्रोमिनेंट कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो एक पर्टिकुलर, ये जो हमारा एक पर्टिकुलर स्टैच्यू है, इस स्टैच्यू को रिस्पेक्ट देते हुए अपने अपने फ्लैग बियर करते हुए वहाँ से जा रहे हैं। इनके कहने का ये मतलब है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड या एवरी पर्सन दोज हु बिलोंग इन दिस वर्ल्ड, उनका एक डेमोक्रेटिक एंड सोशल अप्रोच होना चाहिए इस दुनिया के प्रति, इस वर्ल्ड के प्रति। नेशंस के बीच एक पैक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये ये वर्ल्ड जो है वो मोनार्की या एनार्की में नहीं चलना चाहिए। देयर मस्ट बी अ रिदम टू रन द गवर्नमेंट ऑफ कंट्रीज। और उसके बाद हमें ये देखना इम्पोर्टेंट है कि नेशन स्टेट क्या होता है। ओके, एग्जाम्स में ये बहुत ही ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अ नेशन स्टेट। ओके, a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its rulers came to develop a sense of common identity and shared history or descent। तो लोगों के बीच एक कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए, कोई एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो लोगों के बीच एक लिंक बनाती हो, उन्हें जोड़ती हो, ना कि उन्हें तोड़ती हो। और वो एक कॉमन हिस्ट्री शेयर करते होंगे, ठीक। जिस तरह से हम इंडियंस हैं, हम एक कॉमन हिस्ट्री शेयर करते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें बांध के रखती है अपने एक दूसरे को।
it binds us together. Okay, so anything that we share in common, it's a link in between all of us, और वो हमें बांध के रखती है। ठीक उसी तरह नेशन स्टेट वो स्टेट है जिसमें एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी होनी चाहिए लोगों के बीच। अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक हिस्ट्री शेयर करते हों। आई थिंक इट इज़ क्लियर। नाउ एक और चीज़ थी जो इम्पोर्टेंट वहाँ पर इमर्ज हो रही थी उस टाइम पे, एक कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट। सो व्हाट इज़ अ मॉडर्न स्टेट? Modern state is that type of state in which a centralized power exercises sovereign control over a clearly defined territory. एक सेंट्रलाइज्ड पावर होगी, वो कंट्रोल करेगी, उस सोवरेन कंट्रोल करेगी, यानी इंडिपेंडेंट कंट्रोल करेगी। देयर मस्ट नॉट बी मीन्स डेमोक्रेसी नहीं होगी वहाँ पे, ना ही रिपब्लिक होगी। इट वुड बी प्योरली बेस्ड ऑन अ सोवरेन कंट्रोल और एक सेंट्रलाइज्ड पावर में, यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि काफ़ी कुछ ये मोनार्की या डिक्टेटरशिप जैसे हम कहते हैं वैसी होती थी। यहाँ तक अगर आप लोग ये सब चीज़ें जान गए अबाउट नेशन स्टेट, अबाउट मॉडर्न स्टेट, अबाउट फ्रेडरिक सोरियो एंड हिज पेंटिंग्स, मोर देन इनफ है, बिकॉज उससे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस बनने पॉसिबल नहीं है। चैप्टर का मेन पार्ट जो है, मेन बॉडी ऑफ द चैप्टर स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पेज, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत भी जानकारी है इंडियन रिवॉल्यूशन के बारे में, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन सिर्फ नाम बदलते हैं, रिवॉल्यूशन करने का तरीका वही होता है मैक्सिमम कंट्रीज़ में, और कहीं ना कहीं इंडियन रिवॉल्यूशन इज़ वेरी मच इंस्पायर्ड विद फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सो आपको पैरेलली कंपैरिजंस आप आसानी से कर सकते हो, आपको दिखेंगे पैटर्न्स इनके रिवॉल्यूशंस के सेम हैं, सब कुछ लगभग सिमिलर हैं, बट ऑब्वियसली द लैंग्वेज इज़ डिफरेंट, country is different, people are different. Okay, so France was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch. फ्रांस में पूरी तरह से मोनार्की थी। मोनार्की आप लोगों को पता होगा, जहाँ पर एक तानाशाही हम उसे कह सकते हैं, जहाँ पर एक पर्टिकुलर रूलर जो है वो अपनी मनमर्जी के साथ रूल करता है। पर लोगों के अंदर रिवॉल्यूशन की भावना जागी, और उस रिवॉल्यूशन के दौरान लोगों ने ये जाना और ये समझा, उनकी मांग ये थी कि लोग जो हैं वो नेशन को बनाएंगे और उसके भाग्य की रचना करेंगे। दे विल शेप देयर डेस्टिनी, मीन्स द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। कोई एक इंसान मोनार्की बन के, सरकार बन के उनके ऊपर बैठकर उनके ऊपर अपनी मर्जी नहीं थोप सकता। लोगों की अपनी मर्जी होनी चाहिए, और लोग ही देश के भविष्य को दिशा देंगे, ऐसा उनका मानना था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और आप लोगों को अगर कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कत हो, कोई डाउट्स हो, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे बताइएगा, जिससे कि मैं जान सकूं कि मैं क्या कर सकता हूं आगे आप लोगों को और क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए। सो हम ये देखेंगे यहाँ पर कि फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज कई सारे तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे कि वो लोगों के अंदर एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को पैदा कर सकें। एग्जाम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज द आइडियाज ऑफ ला पैट्री एंड ली सिटोयन एम्फेसिस्ड द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने ला पैट्री और ली सिटोयन की ये स्टार्ट किया था। इसमें क्या होता है कि लोगों को जोड़ने के लिए, जैसे हम भारतीय लोग अपनी देश को मातृभूमि कहते हैं, हाँ, भारत हमारी माँ है, भारत माता है, ठीक उसी तरह फ्रांस के लोग अपने देश को अपना पिता की दर्जा देते थे, अपने पिता की तरह पूजते थे, जिसे कि हम फ्रेंच भाषा में ला पैट्री कहते हैं। और वहाँ पर एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर करने वाले लोग आपस में एक दूसरे को सिटीजन कहने लगे थे, और इसलिए वहाँ पर ये वर्ड ले सिटोयन काफ़ी फेमस हो चुका था। इसका ये मानना था, मतलब इस शब्द की वजह से लोगों के अंदर ये भावना जागी कि हम कहीं ना कहीं एक देश को बिलोंग करते हैं, इसलिए हम उसके सिटीजन कहलाते हैं।
उन्होंने एक नई फ्रेंच फ्लैग बनाया, वो भी ट्राई कलर था, बट ऑब्वियसली वो इंडियन ट्राई कलर से थोड़ी अलग थी। उन्होंने नेशनल असेंबली बनाया, कुछ एक्टिव सिटीजन्स ने मिलकर नेशनल असेंबली का गठन किया। एक्टिव सिटीजन किसे कहते हैं, ये सब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा जैसे ही हम इस चैप्टर में आगे की ओर बढ़ेंगे। कई सारे नए हाइम्स कंपोज हो रहे थे। हाइम्स आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये छोटे कविता की तरह होते हैं। शपथ लिए जाने लगे, ओथ्स, मार्टियर्स कमेमोरेटेड, इसके मतलब कि जो शहीद थे उनको काफ़ी सम्मान दिया जाने लगा, और अपने आप में देश के लिए जान देना एक बहुत बड़ी उपलब्धि और एक बहुत बड़ा त्याग कहा जाने लगा। कई सारे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वेयर एबोलिश्ड एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मीजर्स वर अडॉप्टेड, यानी कि कई सारे कस्टम ड्यूटीज का मतलब होता है कि कई सारे आने जाने में जो बीच में टैक्स लगा करते थे उन सबको हटा दिया गया, और वजन करने, वेट और नापने के जो यूनिट्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ सेंटीमीटर होते हैं, मीटर होते हैं, किलोग्राम होते हैं वेट के लिए, तो एक यूनिफॉर्म सिस्टम स्टार्ट किया गया। ऐसा नहीं कि कुछ लोग फ्रांस के अंदर ही पाउंड को एज अ मेजरिंग यूनिट बता रहे हैं और बाकी लोग केजी को मेजरिंग यूनिट बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर मेल जोल की भावना नहीं आएगी, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को आपस में जोड़ नहीं सकते। हम अभी आगे बढ़ेंगे और यहाँ ये देखेंगे कि रिवोल्यूशनरीज ने आगे और क्या किया अपने देश में लोगों को जगाने के लिए। रीजनल डायलेक्ट्स वेयर डिस्करेज्ड, ये बहुत ही बड़ा कदम था लोगों का। उन्होंने रीजनल डायलेक्ट्स यानी कि जो अंतर जातीय भाषा होती है, जो देश के अंदर कोने कोने में जो अलग अलग भाषाएं होती है, अलग अलग बोलचाल के तरीका होता है, उसे बंद किया और उन्होंने एक भाषा को महत्व दिया, क्योंकि भाषा एक बहुत बड़ी और बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी होती है जो लोगों को जोड़ कर रखती है। तो उन्होंने फ्रेंच भाषा को ही चुना लोगों में एकजुटता लाने के लिए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा। आगे हम ये देखेंगे कि जैसे जैसे ये खबर जंगल की आग की तरह फैली देश में, तो कई सारे स्टूडेंट्स और कई सारे पढ़े लिखे मध्यम वर्गीय लोग, उन्होंने जैकोबिन क्लब का गठन किया, जैकोबिन क्लब का निर्माण किया। ये क्या था जैकोबिन क्लब? ये एक सोच रखने वाले लोगों का एक क्लब था, कह सकते हैं कि एक ग्रुप था, जिसे बनाया ही इसलिए गया था कि लोगों की एकता को दिखा सकें। इसके बाद जब रिवॉल्यूशनरी वॉर्स स्टार्ट हो चुके थे, तब फ्रेंच की आर्मी ने नेशनलिज्म की भाषा को दूसरे देशों में भी ले जाने का जिम्मेदारी उठाया। तो फ्रेंच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट देश है, बहुत ही हमारे पूरे विश्व के इतिहास के लिए, फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री फ्रेंच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, एज इट started the feeling of nationalism as well as it taught other countries how to revolt for your rights। अपने हक के लिए आपको विरोध करना चाहिए, आपको अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। ये फ्रेंच, या हम कह सकते फ्रांस ने ही सभी को सिखाया है। आशा करता हूँ यहाँ तक आपका सब कुछ फंडामेंटल क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि हम एनसीईआरटी की बुक्स को किस तरह से अप्रोच करें, और धीरे धीरे हम इस अप्रोच के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो इस चैप्टर का फाउंडेशन है वो मजबूत होता जाएगा, और यू विल बी एबल टू रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। आप लोग इसे ज़्यादा समय तक याद रख पाओगे। ये बहुत ही आसान और बहुत ही कारगर तरीका है एनसीईआरटी को पढ़ने का।
ठीक है, आगे की जो चैप्टर है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चैप्टर है, मैं एक लंबे वीडियो में इसे कवर नहीं कर सकता। वैसे भी हिस्ट्री जो होती है वो कम से कम 90% बच्चों को बोर ही लगती है, तो मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इस चैप्टर को आगे दूसरी वीडियो में आप तक लाऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, मुझ तक ये संदेश पहुंचाइएगा कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, कमेंट में लिखिएगा। तब मैं कोशिश करूँगा कि और बेहतर से बेहतर तरीके से आप लोगों को समझा सकूँ, और किसी न किसी जितना मुझसे बन पड़े मैं वो योगदान दूँ, जो कि आप लोगों के सक्सेस में आप लोगों के काम आए। धन्यवाद, बाय सभी को।